दोस्तों जय हिंद, नमस्ते, जोहार। तो बात करेंगे झारखंड मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर बात करेंगे, कुछ वायरल और इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर बात करेंगे। अगर आप इन सारे प्रश्नों को करते हो तो ये मैं 99% में चांस देता हूं कि आपका सिलेक्शन जो है आपका इस छात्रवृत्ति योजना में हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे जो टॉपिक है वो क्लास 7 और क्लास 8 के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आपके छात्रवृत्ति योजना से पूछे जा सकते हैं, उस पर बात करेंगे। तो इससे पहले सेट 1 पर सूरज सर ने बात कर लिया था और आज हम लोग सेट 2 पर बात करेंगे, और जिसका हम लोगों ने प्लेलिस्ट पहले से बना लिया है, तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके जो है अपने सारा क्वेश्चन और आंसर आप देख सकते हो। तो बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि समाज में लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी किस प्रकार के लोगों के बीच है। ये जो सामाजिक गैर परंपरागतता का बात करेंगे, यानी कि जो असमानता है वो किनके बीच में ज़्यादातर है। ऑप्शंस के अमीर और गरीब, सुखी और दुखी, शिक्षित और अशिक्षित, इनमें से कोई नहीं। तो जो ज़्यादातर आप जो असमानताएं देखोगे ना, वह गरीब और अमीर के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। सामाजिक असमानता का एक प्रमुख उदाहरण क्या है। सामाजिक असमानता का एक प्रमुख उदाहरण क्या है, आपका यह बात कर रहा है। तो देखिए, अगर एक उदाहरण, मेन उदाहरण का बात किया जाए तो जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था जो है वो सामाजिक असमानता का मुख्य जो है आपका उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किस किताब में लिखा है, भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है। देखिए, ये कौन सा बुक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बात कहा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, ये किस किताब में कहा है। तो 3 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, भारत एक खोज। तो भारत एक खोज का जो किताब है, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि भारतीय एकता जो है वो कोई बाहर से थोपी गई चीज़ नहीं है। अगला प्रश्न है, किस घटना के बाद भारतीय जन नाट्य संघ माने इप्टा ने दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना गीत अमृतसर में गाया था। अब देखिए, यहाँ से 2 प्रश्न पूछेगा। भारतीय जन नाट्य संघ को क्या कहा जाता है, तो उसे इप्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इप्टा। और इन्होंने गाना गाया था जिसका नाम क्या था, दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना। ये गीत कहाँ पे गाया गया था, अमृतसर में। तो ये किस घटना के बाद गाया गया था, वो आपका प्रश्न है। तो याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, उसके बाद ये हुआ था। आप अगर पढ़ते हो तो मुझे बताओ, ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर में हुआ, वो किस घटना में हुआ था, किस समय हुआ था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या लगभग कितनी, यानी कि कितने भाषा जो है वो भारत में बोली जाती है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि लगभग 1600 भाषाएं जो है वो भारत में आपकी बोली जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में लड़के और लड़की में भेदभाव करने का कारण क्या है। लड़के और लड़की में भेदभाव करने का कारण क्या है, तो याद रखिएगा, लिंग बोध, यानी कि जो लिंग की असमानता है ना, ये जो है लड़का और लड़की में अंतर करने का काम करता है। विकलांग शब्द के लिए आज किस प्रकार का शब्द का प्रयोग किया जाता है। विकलांग शब्द के लिए आज जो है हम लोग किस प्रकार के शब्द का प्रयोग करते हैं, तो दिव्यांग। क्या करते हैं, दिव्यांग। क्या बोलेंगे, दिव्यांग, याद रख लीजिएगा। अगला है, किस समुदाय के बारे में आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेने के कारण उन्हें स्कूल नहीं भेजते हैं। तो ये किन लोगों का जो है ये धारणा है, तो याद रखिएगा, ये धारणा ज़्यादातर आपको मुस्लिम समुदाय के लोगों में दिखने के लिए मिलेगा। किसी मोहल्ले में किसी को मोहल्ले में रहने नहीं देने, या एक ही हैंडपंप या कुएं से पानी नहीं लेने देना किसके अंतर्गत आता है, वो किसके अंतर्गत आएगा। तो याद रखिएगा, ये जो घटना है वो एक्चुअली भेदभाव करना होता है कि आप जो है अपना उसी हैंडपंप से पानी लेना है ना, उसी हैंडपंप का पानी यूज करना, तो उसके अंतर्गत आता है। सरकार ने किन लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखा है। सरकार ने किसे जो है अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत रखा है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी, दलित। दलितों को जो है आपका वो किस में रखा है, अनुसूचित जाति के अंतर्गत रखा है, यानी कि एससी कैटेगरी के अंतर्गत रखा है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भेदभाव का पहला अनुभव किस वर्ष हुआ था। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका भी 1901 में। 1901 में पहली बार भीमराव अंबेडकर को जो है वो आपको भेदभाव का जो है अंतर पता चला था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके कारण हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है ना, किसके कारण
तो याद रखिएगा 12 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 12 का डी, मताधिकार। मताधिकार ऐसा चीज़ है ना, वोट डालने का अधिकार, जहाँ पे सभी लोग जो है ना, चाहे गरीब हो अमीर हो किसी भी कुल के हो, सबको जो है बराबर दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी जनसंख्या में कितनी प्रतिशत महिलाएं थी? 2011 के जनगणना के अनुसार कहा जा रहा है, तो याद रखिएगा उस समय आपका 48% जो है आपकी महिलाएं थी और बाकी जो बचे उसमें क्या थे, आपके पुरुष थे, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न है आपका कि संविधान के अंतर्गत किसे एक अपराध माना गया है? संविधान के अंतर्गत किसे जो है एक अपराध माना गया है? तो याद रखिएगा छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता को जो है वो अपराध माना गया है। संविधान के अनुसार किसके आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है? तो धर्म, लिंग और जाति, देखिए सभी के अनुसार जो है ना, हम लोग किसी भी लोगों के ऊपर जो है भेदभाव हम लोग नहीं कर सकते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो देखिए जो समानता का अधिकार है ना, वो किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, हमारा अधिकार है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सरकार ने तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार वहाँ के विस्थापित निवासियों को देने का निर्णय कब लिया था? तो देखिए 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 जनवरी 1997 को दिया था। उत्तराखंड में किस बांध के बनने से पुराना टिहरी शहर और उसके साथ के 100 गांव जो है जलमग्न हो गया था? तो वो किस बांध के बनने से हुआ था, याद रखिएगा। तो वहाँ पे जो बांध बना था ना, वो क्या था? टिहरी बांध। क्या बना था? टिहरी बांध। याद रखिएगा सरकार कितने प्रकार के होते हैं? सरकार जो है वो कितने प्रकार के हैं? तो याद रखिएगा भारत में 2 प्रकार के हैं, एक तो राज्य सरकार और दूसरा क्या है आपका केंद्र सरकार, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, लोकतंत्र में लोगों के पास किसको चुनने का अधिकार होता है? तो यहाँ पे जो है ना हम लोग किसको चुन सकते हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पे हम लोग नेता को चुन सकते हैं, राजा को नहीं, केवल नेता को चुन सकते हैं। अमेरिका में औरतों को वोट डालने का अधिकार किस वर्ष मिला था? तो अमेरिका में जो औरत है उसको वोट डालने का अधिकार सन 1920 से, यानी कि आपका 1920 से जो है उनको अधिकार मिलना शुरू हो गया था। भारत में लोकतांत्रिक सरकार को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। यह अवधि कितने वर्ष के लिए? यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि याद रखिएगा 5 सालों के लिए हम लोग सरकार को चुनते हैं और 5 साल के बाद फिर क्या होता है, फिर आपका वोट होता है। ये बात आपको पता होगा। तो 5 वर्षों के लिए चुनते हैं। अगला है कि जनता को जब सरकार के प्रति अपना विरोध जताना होता है तो वो निम्न में से किस विकल्प का सहारा लेती है? तो धारणा करते हैं, जुलूस करते हैं, हड़ताल करते हैं, उपरोक्त सभी। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, सभी प्रकार के जो है कार्य करते हैं जिससे हम लोग सरकार के पास जो है हम लोग क्या करते हैं, अपना विरोध जताने का काम करते हैं। तो 23 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच किस नदी के पानी के बंटवारे को लेकर हमेशा विवाद रहता है? तो देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो पानी का विवाद है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको कावेरी नदी का जो पानी है इसमें आपको विवाद रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी निम्न में से कौन सी है? तो लोकतांत्रिक सरकार की जो सीढ़ी के रूप में हम लोग जानते हैं ना, वो आपका क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। यानी कि हम लोग पंचायती राज व्यवस्था है, इसको लोकतंत्र सरकार की पहली सीढ़ी कहा जाता है। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? तो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का जो सचिव होता है उसका नियुक्ति किसके द्वारा होता है? तो ये सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा जो है ना, ग्राम पंचायत ग्राम सभा के सचिव, जिसको हम बोलते हैं ना उसको पंचायत सचिव बोलते हैं ना हम लोग, या आप ग्राम सचिव बोलते हैं, ग्राम सेवक बोलते हैं। तो इसका जो आपका जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है? आपका सरकार के द्वारा होता है। इसका एग्जाम होता है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर या जिला प्रदेश होता है ना? तीसरा स्तर या जिला पारिषद है ना, जिला पारिषद कौन होता है? तो देखिएगा आपको क्या बोला है कि पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर या जिला पारिषद होता है। तो 27 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा जिला पंचायत। क्या बोलेंगे इसको? जिला पंचायत बोलेंगे। अगला है कि जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना किसका मुख्य काम है? सरकार का, वकील का, पुलिस का या पटवारी का? तो 28 क्या याद रखिएगा? आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, क्या? पटवारी। तो पटवारी का काम है जमीन को नापना और उसको क्या कहाँ पे रखना? रिकॉर्ड में रखना। कानून के अंतर्गत किसी हिंदू अधिनियम धारा का अनुसार पिता के जमीन में माँ पुत्र पुत्री का बराबर का हिस्सा होता है। अब देखिए एक अधिनियम लागू किया गया जिसके तहत, हिंदू अधिनियम के तहत, अगर किसी व्यक्ति के पास
अगर ज़मीन है तो वो ज़मीन उसके माँ को, उसके पुत्र को और साथ ही साथ पुत्री को भी जो है वो ज़मीन आपको मिलेगा। तो ये किस अधिनियम के तहत लाया गया? तो 29 का याद रखिएगा, आपका 29 का अधिनियम क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हिंदू अधिनियम धारा 2005। तो 2005 का जो धारा अधिनियम था जिसके तहत पिता का ज़मीन जो है वो माँ को भी मिलेगा, पुत्र को भी मिलेगा, अगर उसका पुत्री है तो उसको भी जो है बराबर बराबर देना पड़ेगा। शहरों में नगर निगम की जिम्मेदारी होती है, शहरों में जो नगर निगम होता है उसकी क्या क्या जिम्मेदारी होता है, ये आपका प्रश्न है। तो याद रखिएगा, रोशनी की समुचित व्यवस्था करना, जी है, बिजली का कार्य करता है। कूड़ा करकट जो है उसको इकट्ठा करने का भी काम होता है। पानी की सुविधा की उपलब्ध कराना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वर्ष 1994 में भारत के किस शहर में गंदगी के कारण भयंकर प्लेग फैला था? यह प्लेग क्या एक बीमारी है जिसके कारण सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा, प्लेग जो बीमारी है वो जानवरों में फैलता है, जानवरों के सहारे जो है मनुष्यों में भी हो जाता है। तो ये कौन सा ऐसा शहर है जो भारत का था जो 1994 में जहाँ पे प्लेग नामक जो है बीमारी जो है फैला था? तो याद रखिएगा सूरत में। कहाँ पे? सूरत में। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से कितने प्रतिशत जो है वो खेतीहर मजदूर हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा? 48% जो परिवार है वो आपका खेतीहर मजदूर है, जिनके पास खेती भी और वो क्या करते हैं, खेत में रुचि रखते हैं और मजदूरी भी करते हैं। मछलियों के प्रजनन का समय कौन सा होता है? जब मछुआरे लगभग 4 महीने तक समुद्र में नहीं जा पाते हैं। तो 33 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि मानसून का समय होता है, जब प्रजनन का समय होता है। इस समय जो है इतना ज़्यादा भारी बारिश होता है कि जो समुद्र में जाना जो है आपका संभव नहीं है। अगला है, पहाड़ी की ढलाऊ जमीन पर की जाने वाली सीढ़ीनुमा खेती किस फसल की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? यानी कि ये जो सीढ़ीनुमा खेती होता है इसमें सबसे अच्छा कौन सा खेती हो सकता है? तो चावल, गेहूं, चना या मक्का। तो 34 का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? चावल। क्या हो जाएगा आपका? चावल का खेती। चलिए बात करते आगे। शहरों में मुख्य बाजार में पक्की दुकान वाले व्यापारियों को व्यापार करने के लिए किससे लाइसेंस लेना पड़ता है? अगर शहर में हो और जो भी आपके पक्के दुकान वाले जो भी व्यापारी होते हैं, डीलर होते हैं, उनको किससे जो है आपका लाइसेंस लेना पड़ता है? तो याद रखिएगा, ये जो क्षेत्र होगा वो नगर निगम का होगा, तो इसको लाइसेंस जो है नगर निगम से लेना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है, अनियमित मजदूरों की श्रेणी में निम्न में से कौन आते हैं? अनियमित मजदूरों के श्रेणी में तो घरों में काम करने वाली महिलाएं, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर, उपरोक्त सभी। देखिए 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो अनियमित मजदूरी होता है ना, ये सभी होते हैं जो कुछ दिन के लिए काम कर रहे हैं, जब जरूरत नहीं है तो इनको निकाल दिया जाएगा, तब भी काम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगला है, किसी भी राज्य में चुनाव के बाद उस राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रियों की नियुक्ति करने का काम किसको है? तो याद रखिएगा, ये काम आपका राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? जो आपका बी जो होगा सही होगा। विधानसभा में एकीकृत होने वाले सभी विधायक किस नाम से जाने जाते हैं? तो किसी भी विधानसभा में जो भी विधायक चुने जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उनको बोलते हैं विधायिका। क्या बोलेंगे? विधानसभा में विधायिका, याद रखिएगा। जैसे जयराम महतो विधायक है ना, याद रखिएगा। राज्यसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? तो राज्यसभा में अगर निर्वाचित सदस्यों की संख्या की बात किया जाए तो याद रखिएगा आपका कितना हो जाएगा? 233। कितना हो जाएगा आपका? 233 क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। आंसर तो आपका 233 होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं सर 250 है। तो याद रखिएगा, राज्यसभा की अगर अधिकतम सीटों की संख्या की बात किया जाए तो 250 है। चलिए डाटा में आपको दिखाता हूँ। इस डाटा को ध्यान से देखा जाए तो क्या कहा है कि राज्य की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की संख्या कितना है? 245, जिसमें से 233 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं और 12 लोगों को जो है प्रधानमंत्री क्या करती है? उसको मनोनीत करने का काम करती है। तो इसी आधार पर मैंने आपको कहा, इसी आधार पर मैंने बोला कि जो निर्वाचित सदस्य है ना, जो चुने जाते हैं उनकी संख्या कितना है? 243। कुल पूछता तो कितना होता है? 200 आपका 45, जिसमें आप 12 और ऐड कर दोगे, जो कि क्या है आपका? वो ऑटोमेटिकली मनोनीत कर दिया जाता है 12 अलग अलग क्षेत्रों से। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिक्षित लड़कियों और महिलाओं की संख्या का प्रतिशत पूछा है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है 65% जो औरत थी जो संख्या में से, वो जो है आपकी शिक्षित थी। अगला प्रश्न है कि घरेलू हिंसा
महिला सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा अधिनियम जो है वो आपका कब लागू हुआ है? तो याद रखिएगा 2006 में। कब का घटना है? 2006 का घटना है। मीडिया का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? तो मीडिया जो है, हम लोग देखिए मीडिया का जो आपका मेन रूप देखा जाए, मीडिया का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? तो मीडिया का जो मेन रूप है वो आपका क्या है माय डियर फ्रेंड? वो है आपका संचार माध्यम, है ना, वो एक संचार माध्यम है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। भारत में आपातकाल के दौरान वर्ष 1975 से 1977 तक सरकार ने किसके ऊपर सेंसर लगाया था? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, है ना, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, संचार माध्यम पे। ठीक है, अगला है किस कानून का संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, दीवानी कानून। दीवानी कानून जो होता है वो व्यक्ति विशेष के अधिकार और उसके अधिकारों के अवहेलना से किया जाता है, याद रख लीजिएगा। भारत की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत प्रतिशत आबादी जो है वो आदिवासियों का है? तो 45 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कितना हो जाएगा? 8.14% जो आबादी हो किसका है? आपका आदिवासियों का है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निम्न में से किसे जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है? तो किसे जो है जीवन के अधिकार का जो है हिस्सा माना गया है? तो याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड, 46 का क्या हो जाएगा आपका? सी। तो पानी का अधिकार जो है इसको आपका जीवन का अधिकार का हिस्सा जो है माना गया है। अगला क्या है? शहरी जल आयोग, क्या है आपका? शहरी जल आयोग द्वारा तय की गई पानी की मात्रा के अनुसार शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति को लगभग कितना लीटर पानी की जो है आवश्यकता प्रतिदिन होती है? प्रतिदिन जो है कितना पानी की जो है आवश्यकता आपकी हो जाती है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, 135 लीटर जो है एक व्यक्ति को प्रतिदिन जो है आवश्यकता होती है। जिला अदालत को निम्न में से अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो जो जिला अदालत होता है, क्या होता है? जिला अदालत, उसे किस नाम से जानेंगे? तो याद रखिएगा जिला अदालत को बोलते हैं हम लोग अधीनस्थ या अधीनस्थ न्यायालय भी बोलेंगे, सिविल जज न्यायालय भी बोलेंगे, निचला अदालत, तीनों बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी जो होगा आपका सही हो जाएगा। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से किसके पास है? संविधान के व्याख्या का अधिकार वो किसके पास होता है? तो यह न्यायपालिका के पास होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। 2020 से 2021 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है? तो ये जो डाटा है वो क्या है आपका? तो लगभग 95% लोगों के परिवारों के पास पेयजल की सुविधा है। अब देखो ये कुछ प्रश्न हैं जो एनएमएस में पूछे जाते हैं, यानी कि सीएमएमएस के लिए भी एलिजिबल है। तो प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का बोलो या किसी का बोलो, तो जो भी आपका उच्च न्यायालय का जो भी मुख्य न्यायाधीश होता है उसको शपथ दिलाने का काम कौन करता है? तो 51 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कौन हो जाएगा? तो जो राज्यपाल, देखिए मुख्य न्यायाधीश को जो है ना हमेशा राज्यपाल ही जो है शपथ दिलाने का काम करेगा। त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी, तो जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली है उसका अनुशंसा जो है वो सबसे पहले किसने किया था? तो 52 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बलवंत राय मेहता समिति ने जो है इसके बारे में उल्लेख करने का काम किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 52 का डी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध से है? तो जो अगर नीति निर्देशक तत्वों के संबंध का बात किया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? भाग आपका 4 जो होगा आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल है? देखिए तो झारखंड भी पूछ लेगा कि झारखंड का प्रथम राज्यपाल कौन था। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का मैं आंसर का बात करूँ तो 54 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू। कौन हो गया? तो उत्तर प्रदेश की जो प्रथम राज्यपाल है वो कौन थी आपकी? सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी। पंचायती राज का सैद्धांतिक अधिकार क्या है? पंचायती राज का जो सैद्धांतिक किसका बात किया जाए? आधार का बात किया जाए तो वो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो है इसका सबसे बड़ा भाव है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कितने समय के लिए होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है आपका वो केवल और केवल 5 सालों के लिए होता है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका कितना नंबर? 57 का। तो 57 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी, कितना होगा? 12 अनुसूची, याद रख लीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय
में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र कितना है, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, उनका रिटायरमेंट एज आपका पूछा है तो 58 का रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कितना होगा? 65 साल। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात पूछा है तो रखिएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 912। चलिए बताइए, तो झारखंड का 2011 के अनुसार जो लिंग अनुपात वो कितना था, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।